कैसे हैं आप? मजे में? चलो फिर एक स्माइल करते क्या? करो एक स्माइल, ठीक है? चलो थैंक यू। देखते हैं आज महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड आप बोल सकते हो, उसका क्लास 10th का जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम, ये बच्चों को ज़्यादा टफ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज है वो क्या है? 2.6 एक्सरसाइज। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा कंप्लीट नहीं, मैं वर्ड प्रॉब्लम को अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, वर्ड प्रॉब्लम को मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करके दूंगा आपको किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला मेथड से, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 years hence is 84, find her present age। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऐसे हम पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और यही तरीका आपको जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, इवन इन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए, हर जगह आपको यही करना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। देखो कैसे। प्रोडक्ट मतलब बच्चे को पता है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज, प्रगति है उसकी एज 2 साल पहले जो थी 2 years ago एंड 3 years hence जो थी, उन दोनों का प्रोडक्ट 84 है। मतलब कि अगर मैं बोलूं मेरी एज 2 साल पहले क्या थी? समथिंग। मेरी एज 2 साल बाद क्या है? समथिंग। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों एज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अगर मैं बोलता हूं कि लेट प्रेजेंट, या फिर ऐसे बोल लो कि लेट प्रगति's प्रेजेंट एज इक्वल टू x years। प्रेजेंट एज को x मान लिया और पीछे बोलेगा तो x माइनस, आगे बोलेंगे तो x प्लस। तो अभी क्या है? 2 years ago, तो मैं लिखूंगा यहां पे 2 years ago, 2 years ago प्रगति's एज इक्वल टू x माइनस 2। अगर ये 2021 है, 2 साल पहले, 2021 माइनस 2 करोगे तो अगर मेरी एज इस साल x है, यानी प्रेजेंट एज प्रगति की x इयर्स है, तो 2 साल पहले क्या होगा? x माइनस 2। उसके बाद क्या है? 3 years hence, तो 3 years hence प्रगति's एज इक्वल टू x प्लस 3। 3 साल बाद x प्लस 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। अब हमारे पास 2 साल पहले की भी एज है, 3 साल बाद की भी एज है। क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84। मतलब अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 साल पहले की जो एज है वो और 3 साल बाद की जो एज है वो, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 84। तो 2 साल पहले की एज क्या है? x माइनस 2, तो x माइनस 2। 3 साल बाद की 3 years hence मतलब बाद, 3 साल बाद की एज क्या है? x प्लस 3, तो ये हो गया x प्लस 3। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है, वो कितना होगा? 84। देखो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों एज को, 2 साल पहले की और 3 साल बाद की, और दोनों कितने हो गए? 84 के इक्वल। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है। x इससे मल्टीप्लाई होगा, x यहां मल्टीप्लाई होगा, -2 यहां मल्टीप्लाई होगा, -2 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x -2 इंटू एक्स -2x -2 प्लस 3 -6 इक्वल टू 84। x स्क्वायर 3x minus 2x x minus 6 इक्वल टू 84। x स्क्वायर प्लस x, और ये 84 को आप लेफ्ट में लेके आ जाओ, -6, तो 84 प्लस में है, लेफ्ट में आया तो -84 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 6 माइनस आपके पास पहले से था, 84 माइनस और आया, दोनों मिलकर के कितने हो गए? -90 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद इसको आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो ये हो गया।
कितना इजीली क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके आगे का आपको सॉल्व करना आता है तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों का मेजर प्रॉब्लम है कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट करें, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करेंगे तो वो भी करो, आपकी मर्जी। ठीक है, एज योर विश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पूरे इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अभी इसी वीडियो में, 1 बाय 1 हो जाएगा। इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। टेक्स्ट बुक में सिर्फ नेचुरल नंबर दिया है, आप उसको करेक्ट करके इवन नेचुरल नंबर कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इवन ऐड करना है यहाँ पे। इज 244, फाइंड द नंबर्स। अब देखो बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि ये इवन नंबर क्या है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 कंटिन्यू। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो, मतलब हम कह सकते हैं 2 के टेबल में आता हो, 2 का मल्टीपल हो, जो 2 इजीली 2 से डिविजिबल हो, कंप्लीट डिविजिबल हो, तो वो इवन नंबर हो गया। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। क्लास में आप बैठते हो ना कि आपके बाजू में कौन है, कंसेक्यूटिवली कौन बैठा है, तो सेम वैसा अगर मैं बोलूं कि ये 2 का कंसेक्यूटिव कौन है, आप बोलोगे 4। मैं बोलूंगा ये 4 का कंसेक्यूटिव कौन है, आप बोलोगे 6। तो एक बात बताओ कि ये पहले नंबर अगर 2 है हमारे पास, तो अगला कैसे मिल रहा है, +2 करने पे। मेरे पास 4 है, अगला कैसे मिल रहा है, +2 करने पे। मतलब हर कंसेक्यूटिव इवन नंबर +2 करने पे हमको मिल जाएगा। मतलब मैंने अगर 10 ले लिया तो अगला कंसेक्यूटिव कैसे मिलेगा, आप बोलोगे सर +2 कर दो। मतलब मुझे एक चीज समझ में आया कि एक इवन नंबर अगर मुझे पता है तो अगला इवन कैसे आता है, +2 करने पे। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कौन सा कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 4 6, कौन सा, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है आपको भी तो आप कंसीडर कर लो, लेट द इवन नेचुरल नंबर या फिर फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू x। अब एक बात बताओ बाबू, इतना तो तुम्हें पता है ना कि अगर x एक इवन नेचुरल नंबर है तो अगला कैसे आता था, +2 करने पे। तो मैं लिखूंगा सेकेंड कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू x प्लस। बात समझ में आ रही क्या कि अगर एक इवन हमारा x है और हमको पता है कि हर इवन के अगला इवन यानी कंसेक्यूटिव इवन कैसे मिलता है, +2 करने पे। मैंने +2 कर दिया, तो अब हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है वो क्या है, एक x है और दूसरा क्या है, x + 2। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ। सम मतलब क्या होता है बाबू बताओ ना, सम मतलब क्या होता है, प्लस। तो सम मतलब अगर प्लस होगा तो मैं क्या करूंगा, सम में प्लस करेंगे। किसको किसको प्लस करूं, 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर को। तो हमारा पहला क्या है, x, दूसरा क्या है, x + 2, और इन दोनों का सम 244 के बराबर है। इन दोनों का सम 244 के बराबर है। क्वेश्चन में देखो ना, यही है ना कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, सम मतलब दोनों को प्लस, तो कितने के बराबर है, 244। बस अब आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो x + 2 इक्वल टू 244, x + x 2x प्लस x + x। ओके एक चीज छूट गया, देखो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। ये जो स्क्वायर है ये भी तो छूट गया ना, तो सम ऑफ स्क्वायर, किसका स्क्वायर, सुनो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, सम को भूल जाओ, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, x है तो x का स्क्वायर, x + 2 है तो x + 2 का स्क्वायर। ये है ना स्क्वायर का मतलब, मैं बोलूंगा स्क्वायर ऑफ 4, आप बोलोगे 4 टू द पावर 2। तो यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो पहले वाले का भी स्क्वायर, दूसरे वाले का भी स्क्वायर, और बोला है सम, तो दोनों का सम। अब फिर से पढ़ लो, आपको आ गया क्वेश्चन करते कि सम ऑफ, तो सम कर दिया, किसका सम भाई, तो स्क्वायर ऑफ
टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, x है और x प्लस 2 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो 244 के बराबर आएगा। नहीं समझ आया, एक बार और देखो, स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर मतलब पहले वाले का भी स्क्वायर दूसरे वाले का भी स्क्वायर, सम दिया है मतलब इन दोनों का सम इक्वल टू 244। तो अब पूरा पढ़ो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर दोनों को स्क्वायर कर दिया, सम बोला इसलिए दोनों को सम कर दिया और ये इक्वल है 244 के बराबर। अब बस कुछ ही सिंपलीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस ये a प्लस b की आइडेंटिटी पे ब्रेक करेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर, 2ab तो 2 तो फॉर्मूले का है, a की जगह पे क्या है भाई x है और b की जगह पे 2 है, 2ab हो गया, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है देखो ना 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 244। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये दोनों मिलकर के 2x स्क्वायर, ये दोनों देखो 2 into 2 4, x है तो x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 244 राइट में है, लेफ्ट में लेके आ जाओ माइनस 244 इक्वल टू राइट में कुछ नहीं बचा 0। तो देखो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को LHS एंड RHS को 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन पूरा छोटा हो जाएगा, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ये देखो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से तो 2 से 2 कट के x स्क्वायर प्लस 2 से 2 2 जा 4 2x माइनस 2 से 120 तो 120 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे तो आता है आपको सॉल्व करने, कर लोगे? ओके ठीक है, थैंक यू। अगर इसके बाद आप कर लोगे तो, और नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हम इसके आगे भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे क्या है टाइम कम है इसलिए हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ठीक है? तो हम इसके बाद वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो चलो आई होप कि समझ में आया होगा। स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर निकाल लिया, दोनों का स्क्वायर करके सम किया 244 के बराबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है तो फिर क्या है, फिर टेंशन ही नहीं, लाइक वाइक करो और क्या कर सकते हैं। जो लाइक वाइक करेंगे वही तो है हमारा डीजल पेट्रोल, उसको ही देख के तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे और बनाएंगे, ठीक है? तो लाइक वाइक करो, क्या जाता है यार, वो बटन उधर दिखता है ना, दबा देने का, बस खत्म बात, ठीक है? चलो नहीं समझ आ रहा है तो और बात है, फिर मत करना, अगर समझ ना आए तो लाइक मत करना, समझ आ रहा है तो कर दो, क्या है, ठीक है? चलो देखते हैं नेक्स्ट। इन द ऑरेंज, ओह माय गॉड, ऑरेंज, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, ठीक है? आसान है, मधुसूदन नाम का एक आदमी है, उसके गार्डन में 150 ऑरेंज के ट्री है। The number of trees in each row is 5 more than that in each column. रेफरेंस देखो किसका दिया है, कॉलम के रेफरेंस में रो का नंबर दिया है। Find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart. तो फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है, मैंने लिया भी नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना। चलो फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में ट्री लगे हुए हैं, टोटल ट्री कितना है 150। तो एक बात बताओ, मैं बोलता हूं कि 3 लाइन इधर से 3 लाइन इधर से, टोटल अगर मैं बोलता हूं कितने पॉइंट होंगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए 9। अगर मैं बोलता हूं कि ये 3 रो है, R1 रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 रो और 3 कॉलम है, तो टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे 9। तो अगर समझो 5 रो और 5 कॉलम है तो कितने पॉइंट्स बनेंगे 25। तो ये टोटल पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, जब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यही सेम लॉजिक हम यहां अपनाने वाले हैं। देखो कैसे, अगर मैं बोलता हूं कि लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इक्वल टू x। क्यों लिया मैंने कॉलम, क्योंकि रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में दिया है, कॉलम के रिस्पेक्ट में हमें रो का नंबर दिया है।
कि कॉलम जितना भी होगा उससे रो 5 ज्यादा होगा। तो आपको पता है क्या कॉलम कितना होगा? नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम x, या फिर ये बोल सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम। तो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इन x, तो रो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्री इन रो इक्वल टू x प्लस 5। रो में जितना ट्री, कॉलम में जितने ट्री है उससे रो में 5 ज्यादा है, तो कॉलम में x है तो रो में कितना होगा? x प्लस 5। और अभी जस्ट देखो ना, आपको ये बताया था ना पॉइंट वाला कि रो और कॉलम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यहां भी करेंगे क्या कि नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्री इन रो इक्वल टू हो जाएगा टोटल ट्री। वो पॉइंट वाला देखो ना, 3 रो 3 कॉलम है तो कितने पॉइंट बन रहे टोटल? 9 ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल 3 लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है भाई? x मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्री इन रो कितना है? x प्लस 5, और ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 150, तो 150 के बराबर नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम टोटल ट्रीज के बराबर। ये बिल्कुल पॉइंट वाला एग्जांपल आप समझ सकते हो। क्लास में भी देखो 3 रो 4 कॉलम है तो 4 3 जा 12 बच्चे बैठ सकते हैं वैसे। अब x इनटू ये क्या हो जाएगा? x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इनटू x स्क्वायर, बीच में प्लस है, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इनटू 5 5x, और ये 150 राइट में प्लस में है तो लेफ्ट में आया तो क्या होगा? माइनस 150 इक्वल टू 0। यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3। है ना आसान? नहीं है? है तो फिर अच्छी बात है ना, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3rd। बहुत इजी है, इसलिए लाइट में लेके चल रहे, फास्ट फास्ट कवर करने की कोशिश करें। और बोलने की जरूरत तो है नहीं कि प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कर सकते हो आप, होशियार नोटबुक लेके बैठे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है अपने अकॉर्डिंग। 5th क्वेश्चन देखो क्या है। सुएज स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट। आपको पता है क्या? फिर से पढ़ता हूं। सुएज नाम का एक लड़का है जो कि सेकेंड टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है? जितना उसने फर्स्ट में स्कोर किया उससे 5, ये कितना 10 मार्क्स ज्यादा। आपको पता है क्या फर्स्ट में कितना स्कोर किया? नहीं, मुझे भी नहीं पता यार फर्स्ट में कितना स्कोर किया। और अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे? लिखेंगे लेट सुएज सुएज scored in first test equal to x marks। सुयस ने फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया? x। अब जैसे आपको फर्स्ट का पता चला, आप सेकंड का बता सकते हो। सुयस स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट कितना? पहले वाले से 10 ज्यादा तो x प्लस 10 है ना जी। बोला क्या कि सेकंड टेस्ट में वो 10 मार्क्स ज्यादा ला रहा है किससे? फर्स्ट टेस्ट से। अब फर्स्ट टेस्ट का ही नहीं पता है तो हमने क्या किया? फर्स्ट टेस्ट का नहीं पता है तो क्या किया? x कंसीडर कर लिया। अब x कंसीडर किया और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया कि 10 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा होने की वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि वो x प्लस 10 हो गया। अब पढ़ो अगली लाइन। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट का क्या है स्कोर भाई? According to question 5 times the score of second test, तो 5 into score of second test is same as the मतलब same as the यानी इक्वल होगा square of score in first test, square of score in first test। तो फर्स्ट टेस्ट में उसने x मार्क किया है उसका स्क्वायर। नहीं समझे? देखो एक बार फिर से देखो बाबू क्या करेंगे, एक बार फिर से देखो कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 टाइम्स द मार्क्स स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट, तो 5 टाइम्स सेकंड टेस्ट का कर दिया। इज सेम एज, सेम मतलब क्या? इक्वल, सेम एज स्क्वायर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट। तो सेम मतलब इक्वल, फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया है x, तो उसका स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दिया। 5 टाइम्स द marks scored in second test equal to square of marks scored in first test। तो 5 into x क्या हो गया?
5x प्लस 5 इंटू 10 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को उस तरफ लेके जाओ राइट में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर पहले से राइट में है, 5x राइट में गया तो प्लस माइनस हो गया प्लस से, 50 प्लस था दूसरी तरफ जाकर के -50 इक्वल टू 0। सबको एक तरफ ले लिया, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। है ना आसान? अगर आसान लग रहा है तो करो ना लाइक, क्या कर रहे हो बैठे बैठे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं क्योंकि टाइम देने की जरूरत नहीं है, इजी है इसलिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। इस लाइन की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए गिवन है, छोड़ दो। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। कितना बनाता है आपको पता है क्या? नहीं पता है, मतलब समझ आ रहा है कि हमें एक्स किसको मानना है वो। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट he makes in one day. If production cost of all pots per day is 600, find production cost of one pot and number of pots makes per day. एक बात बताओ कि कितना पॉट्स वो बनाता है पर डे, आपको पता है क्या? मुझे भी नहीं पता यार। और जब हम दोनों को नहीं पता है तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे इक्वल टू एक्स। एक्स नंबर ऑफ पॉट बनाता है, नहीं पता है तो मान लिया एक्स। अब कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ पर पॉट या फिर वन पॉट लिख लो। वन पॉट का कॉस्ट क्या आएगा भाई, ये थोड़ा सा सोचो। वन पॉट का कॉस्ट दिया है उसने, देखो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मतलब वन पॉट इज 40 मोर देन। मैं बोलूंगा मैं आपकी एज से 4 ज्यादा हूं, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, मेरी एज में 4 प्लस कर दो। यहां पे 40 मोर देन है, मैंने लिख लिया प्लस 40। 40 मोर देन का मतलब प्लस 40। 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। वो कितना पॉट बनाता है भाई एक दिन में? x, उसका 10 टाइम्स तो 10x। मतलब कॉस्ट ऑफ वन पॉट जो होगा वो एक दिन में जितना पॉट बनाते हैं हम उसके 10 टाइम्स से 40 ज्यादा होगा, 40 ज्यादा होगा। तो एक दिन में हम x बनाते हैं तो x का 10 टाइम्स 10x, उससे 40 ज्यादा तो प्लस 40। ये आ गया हमारा कॉस्ट। यही था ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन, तो प्लस 40 किया किससे? 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस इन वन डे। तो 10 टाइम्स, एक दिन में x बनाता है तो 10 टाइम्स 10x, तो ये हो गया 10x प्लस 40। अब एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर, ये जो मार्कर है वो 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, ठीक है, और ऐसे ऐसे मैं 40 मार्कर बनाता हूं डेली। आप बोलोगे सर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 40, यही है ना। तो अगर x पॉट वो डेली बनाता है और एक पॉट का कॉस्ट इतना है तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इक्वल टू, कितना पॉट बनाता है भाई? x, और एक पॉट का कॉस्ट क्या है? 10x प्लस 40। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट क्या है आपका? देखो क्वेश्चन में गिवन है 600, तो टोटल कॉस्ट हो गया 600। अरे वही मार्कर वाली बात कि 10 रुपए का एक मार्कर है और 40 मार्कर मैंने बनाए, तो 10 इंटू 40, 10 इंटू 40, 400 हो गया टोटल कॉस्ट। तो हमने x पॉट बनाया, एक पॉट है 10x प्लस 40 का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये 600 टोटल कॉस्ट जो है वो नहीं आ जाएगा? आ गया। तो अभी 600 इक्वल टू x इंटू 10x, 10x स्क्वायर, x इंटू 40 प्लस 40। इसको राइट में लेके जाओ या फिर सबको एक तरफ कर लो। 10x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 600, सॉरी 40x, 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। LHS RHS दोनों को आप क्या कर सकते हो? 10 से डिवाइड कर सकते हो। कर दिया 10 से डिवाइड,
सबको 10 से डिवाइड कर दिया, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 0 0 0, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या बोला था, नंबर ऑफ पॉट्स फाइंड करने को हमें नहीं पता, तो हमने x मान लिया, पर डे नंबर ऑफ पॉट्स x, और जो एक पॉट का कॉस्ट है वो 40 रुपए ज्यादा है, किससे, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस पर डे। तो 10 टाइम्स पॉट प्रोड्यूस पर डे मतलब 10x, 40 ज्यादा है तो प्लस 40, और एक का कॉस्ट इनटू जितना बनाया उतना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट के बराबर। तो हमने लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इक्वल टू नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी इजी था, ये भी हो गया। चलो बहुत बढ़िया, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, और ये एक्सरसाइज आपका जो सबसे बड़ा टेंशन है वर्ड प्रॉब्लम का वो खत्म हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब बात करते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम और दूसरा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की मैं आपको एक बात बताऊं, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि समझो ये मॉल में आप चल रहे हो, स्टेयरकेस नीचे की तरफ जा रहा है, आपको यहां से उतरना है ग्राउंड पे, आप यहां से जा रहे हो, आप भी चलने लगे, मतलब स्टेयरकेस नीचे जा रहा है तो आप भी नीचे चल रहे हो, चलते हैं ना, स्टेयरकेस नीचे जाता है हम भी चलते हैं उसके ऊपर। तो अगर स्टेयरकेस के साथ आप चल रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप जल्दी पहुंचोगे ना, जल्दी पहुंचोगे। क्यों जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि स्टेयरकेस भी आपको लेके जा रहा है और आप भी चल रहे हो, यानी आप दोनों की स्पीड बढ़ रही है, दोनों स्पीड मिल गया है, दोनों स्पीड ऐड हो गया है। तो जब डाउन स्ट्रीम की बात आएगी तो स्पीड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। स्पीड आप याद रखने के लिए लिख सकते हो, स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब समझो स्टेयरकेस नीचे जा रहा है, आपको यहां से ग्राउंड से ऊपर आना है, स्टेयरकेस नीचे जा रहा है और आप कहां आ रहे हो, ऊपर की तरफ। कितना टाइम लगता है यार, कभी कभी ऐसा किया होगा सबने, कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, हम कभी कभी तो चढ़ भी नहीं पाते हैं, उल्टा हो जाता है, ऐसे मीम्स भी आए कितने सारे। तो क्या होता है, आप नीचे जा रहे हो, सॉरी आप ऊपर आ रहे हो और स्टेयरकेस नीचे जा रहा है, मतलब हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है और आप ऊपर की तरफ आ रहे हो। डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं, पानी भी उसी तरफ बह रहा है जिधर आप जा रहे हो। तो जब अपस्ट्रीम में चलेंगे तो स्टेयरकेस दिमाग में एज्यूम करो कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा ना ऊपर आने में। ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जा रही है। आप थोड़ा सा चल रहे हो, ये दूसरा वाला नीचे चला जा रहा है, जब तक आप थोड़ा और ऊपर आ रहे हो स्टेयरकेस और नीचे चला जा रहा है, तो दोनों मिलकर के आपकी स्पीड कम हो जा रही है। तो अपस्ट्रीम में लिखेंगे स्पीड माइनस हो जा रहा है, याद रखने के लिए स्पीड माइनस हो जा रहा है। तो अब अगर समझो मैंने बोला यहां पे लेट स्पीड ऑफ बोट इन क्या है, स्टिल वाटर इक्वल टू, कितना दिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर दिया है पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर करंट को हम x मान लेंगे, स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में सर ने मुझे क्या सिखाया है, स्पीड प्लस हो जाता है, तो इन दोनों की स्पीड, ओवरऑल स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 12 प्लस x। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, ये नीचे जा रहा है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है, मैं उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहा हूं बोट लेके, हमारी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। स्टेयरकेस वाला एग्जांपल बेस्ट है, आप यहां से समझ सकते हो। तो स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब स्पीड हो गई क्या, माइनस, दोनों की स्पीड माइनस हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
या फिर डायरेक्ट एक और जो है वो फॉर्मूला लिखो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना है 8 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है किस में हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल स्पीड क्या लेंगे हम, ये प्लस करके लेंगे, मतलब 12 प्लस एक्स। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या लेंगे 12 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 8 इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 36, या फिर अभी फिलहाल इसको इतना ही रख सकते हैं, तो इतना ही रखो। ये फॉर्मूला देखो, अभी वापस एक बार फिर से बताता हूं। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। अच्छा, मतलब ये 8 hours जो है वो जाने और आने का दोनों का टाइम है। तो अगर मैं बोलता हूं कि जो टाइम t1 है, यानी सिर्फ जाने का, t1 मतलब इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, स्पीड कितना है 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये हो गया टाइम जाने का। अब एक बात बताओ कि वो जा रहा है और रिटर्न हो रहा है सेम स्पॉट पे। अभी बताओ कि हम यहां से, ये जो स्टेयरकेस है यहां से नीचे जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम, हम यहां से ऊपर आ रहे हैं तो अप स्ट्रीम। तो जब मुझे रिटर्न होगा, यहां से मैंने चला, मैं नीचे गया और वापस यहीं पे आ रहा हूं, तो रिटर्न हो रहा मतलब क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो जब डाउन स्ट्रीम यानी जा रहे थे तो डाउन स्ट्रीम, जब आ रहे थे तो अप स्ट्रीम, तो आने का भी टाइम निकालना पड़ेगा हमें। तो आने का टाइम क्या हो जाएगा फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम t2 कंसीडर करते हैं हम अप स्ट्रीम, यानी रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न जो हो रहा है सेम स्पॉट पे, तो अप स्ट्रीम कंसीडर करेंगे। तो डिस्टेंस है कितना 36 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में मैंने क्या बताया आपको कि स्पीड माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस एक्स। अब ये टाइम जाने का प्लस आने का दोनों मिलकर के कितना है 8 आवर्स। तो यहां पे लिखेंगे टाइम, टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2। टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स, t1 कितना है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, प्लस t2 कितना है 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 8 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 माइनस एक्स इंटू 36 प्लस 36 इंटू 12 प्लस एक्स डिवाइड बाय 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, या देखो मैं कर देता हूं थोड़ा सा और आगे एक स्टेप, तो या फिर ठीक है इसके आगे आप कर लेना क्योंकि टाइम जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे जब तक, ठीक है। इसके आगे सबको आता है। नीचे वाला देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और ऊपर के कुछ टर्म कैंसिल आउट होके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म हो जाएगा। तो मेन जो टर्म था वो था ये डाउन स्ट्रीम समझना, अप स्ट्रीम समझना, और इन दोनों को कैसे कन्वर्ट किया हमने ये इक्वेशन के फॉर्मेट में वो समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ नीसू। अब आपको पता है क्या कि नीसू कितना टाइम लेता है, नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। और जब हम दोनों को नहीं पता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट नीसू टेक्स x days टू कंप्लीट। निशु कितना टाइम लेता है x days कंप्लीट सर्टेन वर्क, कंप्लीट सर्टेन वर्क। और पिंटू का देखो दिया है कितना, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दैट ऑफ निशु। तो फिर से लिखेंगे पिंटू टेक्स x plus 6 days,
मतलब निशु जितना भी लेता है उससे पिंटू 6 दिन ज्यादा लेता है, तो निशु अगर x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो पिंटू क्या होगा x प्लस 6 डेज, 6 डेज ज्यादा है तो x प्लस 6 डेज। ठीक है, पहली लाइन का मतलब हमने कन्वर्ट कर लिया। इफ दे वर्क टुगेदर फिनिश इट इन 4 डेज, अगर ये दोनों काम साथ में करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, Pintu takes 6 days more than that of Nisu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. Okay, बहुत बढ़िया। पर ये complete Nisu takes X days to complete certain work alone. Pintu takes X plus 6 days alone. मतलब अकेला अगर निशु काम करेगा तो X डेज में पूरा काम खत्म कर देगा, अकेला अगर पिंटू करेगा तो x प्लस 6 डेज में पूरा काम खत्म कर देगा। तो अब एक बात बताओ कि टोटल काम अगर x डेज में कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में कितना काम होगा, 1 अपॉन x। तो यहां पे लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ 1 डे वर्क ऑफ निशु 1 by x, 1 डेज वर्क ऑफ पिंटू 1 अपॉन x प्लस 6। आप बोलते हो ना कि अगर 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 को कैसे लिखते हैं, 1/4। x डेज में काम कंप्लीट हो रहा है तो 1 डेज में कितना होगा, 1 अपॉन x। 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/2। x डेज में काम कंप्लीट हो रहा है एक दिन में कितना होगा, 1 अपॉन x। सेम मैं बोलता हूं कि 4 दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, आप बोलोगे कि 4 दिन का एक पार्ट यानी 1/4 काम कंप्लीट होगा 4 दिन में। ये देखो ये है, अगर मैं बोलता हूं कि ये टोटल काम 4 दिन का है तो एक दिन का काम कितना होगा, ये काम होगा एक दिन का, ये काम होगा 2 दिन का, ये काम 3 4, तो ये 1/4 मतलब अगर काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन का काम आप क्या लेते हो, 1/4 मतलब 1/4। काम अगर x दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन का काम क्या लोगे, 1/x। काम अगर x प्लस 6 डेज में पिंटू कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन का काम क्या लोगे आप, 1 अपॉन x प्लस 6। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ दे वर्क टुगेदर, तो अगर मैंने दोनों के एक एक दिन का काम ऐड कर दिया साथ में, दे वर्क टुगेदर, तो टोटल काम का 1 डे कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों के काम को ऐड कर दो, 1/x प्लस 1 अपॉन x प्लस 6, और ये दोनों मिलकर के टोटल काम 4 दिन चलता है तो उसका एक दिन का काम कंप्लीट करेगा, मतलब 1/4 वर्क कंप्लीट कर लेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये इससे और ये वाला इससे, तो x प्लस 6 इंटू 1 x प्लस 6 प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 1/4 डिवाइड बाय, ये दोनों देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो x इंटू x प्लस 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 6 डिवाइड बाय x इंटू x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4। फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1, तो यही हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस 4 6 जा 24 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। ये दोनों टर्म को उठा के सबको एक तरफ लेके जाओ, तब जाके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो x स्क्वायर प्लस 6x पहले से वहां है, 8x को दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस 8x क्योंकि प्लस था, 24 प्लस में दूसरी तरफ लेके गया माइनस 24 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पीछे करके देखो, आएगा समझ में, इजी है, कुछ ज्यादा काम किया नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, find quotient and divisor। ठीक है, एक फॉर्मूला देखो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट,
और इन दोनों के मल्टीप्लाई पे प्लस रिमाइंडर ऐसे करते हैं ना कि अगर मैंने 13 को डिवाइड किया 4 से तो 4 3 जा 12 1 आया, तो कैसे लिखते हैं 13 इक्वल टू डिवाइजर यानी 4 इंटू 3 प्लस 1, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में ये यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, इफ 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder, find the quotient and divisor। एक बात बताओ कि ये जो 460 है ये किससे डिवाइड हो रहा है, आपको पता है क्या? मुझे भी नहीं पता। और जब हम दोनों को नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, x कंसीडर करते हैं। तो लिखेंगे लेट डिवाइजर इज इक्वल टू x, डिवाइजर x है, 460 is divided by x, quotient is 6 more than यानी quotient लिखेंगे हम, तो quotient क्या है 6 more than, तो प्लस 6 कर दिया, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स किसका 5 टाइम्स, तो डिवाइजर का। तो डिवाइजर क्या है भाई, x है, तो 5x, quotient is 6 more than, तो प्लस 6 किसका, तो 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो 5 टाइम्स डिवाइजर का क्या करेंगे, डिवाइजर x है तो 5 टाइम्स हो जाएगा 5x और उससे 6 मोर देन बोला है तो प्लस 6। तो देख लो फिर से, कोसेंट इज 6 मोर देन तो प्लस 6, 5 टाइम्स द डिवाइजर यानी 5 टाइम्स डिवाइजर का जो भी होगा उससे 6 ज्यादा होगा कोसेंट, तो 5x प्लस 6 ये हो गया। एंड रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर 1। अब लिख लो इस फॉर्मूले में, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड कितना है 460, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, तो 460 इक्वल टू डिवाइजर क्या है x इनटू कोसेंट क्या है 5x प्लस 6, तो 5x प्लस 6 और ये दोनों में हम प्लस करेंगे क्या 1, रिमाइंडर प्लस। तो देखो 460 ये 1 लेफ्ट में आके माइनस हो गया, यहां क्या बच जाएगा x इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू x 6x, तो ये बनेगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x और यहां से क्या है 459, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x और ये 459 को आप दूसरी तरफ लेके जाओ तो माइनस 459 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो x इंटू 5x स्क्वायर, x इंटू 6x प्लस 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया तो 459, 5x स्क्वायर प्लस 6x और 459 को दूसरी तरफ लेके गया तो माइनस, ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए, लास्ट एक बचा है, देखो वो भी, तो फिर पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, ये जो फिगर है ये फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ट्रेपेजियम का जो है एरिया गिवन है कितना 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन लेंथ ऑफ ऑल साइड, फाइंड करना है हमें क्या, लेंथ ऑफ ऑल साइड, फाइंड इट्स एम्प्टी बॉक्सेस। अब देखो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, एरिया ऑफ कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इक्वल टू 33। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो दो पैरेलल साइड है, AB का लेंथ उसने x पहले से गिवन है तो एक पैरेलल साइड x हो गया, दूसरा पैरेलल साइड उन्होंने 2x प्लस 1 दिया है तो दोनों का अगर सम करेंगे तो x प्लस 2x प्लस 1 कर दिया, इनटू हाइट कितना दिया है, ये देखो x माइनस 4 हाइट दिया, ये वाली हाइट x माइनस 4, बस फॉर्मूले में पुट करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 33। ठीक है, देखो कितना आसान है, हो गया सॉल्व। ये जो 2 है इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, 2 इधर डिवाइड में है दूसरी तरफ, एक बार फिर से देखो क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो एरिया दिया है 33 तो इक्वेट कर दिया 33 से, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम कितना है
तो पैरेलल साइड है आपका x और दूसरा है 2x + 1, तो इन दोनों का सम कर दिया। हाइट क्वेश्चन में गिवन है x + 4, तो यहाँ पे x + 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइट की जगह पे। ये देखो x की जगह पे x - 4, x - 4 है ना, x - 4। ये जो 2 डिवाइड में दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई, तो क्या बच जाएगा x + 2x 3x + 1 into x - 4 इक्वल टू 33 into 2। ये जो 2 था वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा 3x + 1 x - 4 इक्वल टू 66। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x into x 3x² minus 4 3 जा 12x, 1 into x x और 1 into -4 इक्वल टू 66। तो ये क्या हो गया 3x² minus 12 plus 1 क्या हो जाएगा -11x minus 4 इक्वल टू 66। 3x² minus 11x minus 4, 66 को लेफ्ट में लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, -66 इक्वल टू 0। अब क्या बना हमारा इक्वेशन, 3x² minus 11x माइनस 4 पहले से था, 66 माइनस और आया तो दोनों मिलकर के हो गया -70। 66 + 4 70 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूले में था काम कि फॉर्मूला आप रखोगे, जो जो वैल्यू गिवन है सम ऑफ पैरेलल साइड का हाइट की, तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका। देख लो, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। और अगर इसके आगे का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं बाय मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर फॉर्मूले मेथड से। ठीक है, चलो थैंक यू।